योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में क्या काम किया, उसका हिसाब आज यूपी सरकार ने जनता को दिया। यूपी सरकार की माने तो 4 सालों में सीएम योगी ने हर चुनौती को पार किया। फिर चाहे यूपी की बीमारू राज्य की छवि हो या फिर गरीबों को आवाज देने की बात हो, इसे सीएम योगी की उपलब्धि कहें या उनका किया काम कि 4 साल बाद भी उनका ग्राफ कम नहीं हुआ है। एबीपी गंगा के सर्वे में सीएम योगी का जलवा अब भी कायम है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को यूपी की सत्ता पर काबिज हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। 2017 में जब सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली थी तो उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थी। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का जिम्मा था, दंगे से यूपी को बचाना था। 4 साल पूरे होने पर जब सीएम योगी जनता के सामने अपनी उपलब्धियों को लेकर आए तो सबसे पहले अपराधियों पर लिए एक्शन का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 साल हो गए लेकिन यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी। बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। यूपी सरकार की माने तो 4 साल में सीएम योगी ने हर चुनौती, हर परीक्षा को पास किया। फिर चाहे यूपी की बीमारू राज्य की छवि हो या फिर गरीबों को आवाज देने की बात हो, सीएम योगी की माने तो आज यूपी हर बात में नंबर 1 है। ये प्रदेश के अंदर ये वे कार्य हैं जिसमें कोरोना प्रबंधन के साथ साथ हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 38 जनपद प्रदेश के ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से व्यापक पैमाने पे मौत होती थी। 1200-1500 मौतें केवल 1-2 मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में ही हो जाती थी और जो लोग घर से वहां नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस में बीमारी पे 75% और मौत के आंकड़ों में 95% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। रोजगार देने के मामले में भी यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। 35 लाख युवाओं को सीधे नौकरी दी गई और जिस यूपी में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था, आज वो यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन चुकी है। यूपी सरकार की माने तो कोरोना काल में ही 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। मित्रों, ये वही प्रदेश है जहां पर कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहता था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ। 35 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को सीधे सीधे इससे नौकरी वहां पर उपलब्ध हुई। ये प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाता दिखाता है। इसे सीएम योगी की उपलब्धि कहें या उनका किया काम कि 4 साल बाद भी उनका ग्राफ कम नहीं हुआ है। एबीपी गंगा के सर्वे में उनका जलवा अब भी कायम है।
क्योंकि बीते 4 साल के कामकाज पर हुए तमाम सर्वे बता रहे हैं कि योगी सरकार पिछली सरकारों से बेहतर रही है। ये किसी चैनल ने सर्वे किया, एबीपी ने, उन्होंने 41% दिखाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 60% हमें वोट है हमारा, क्योंकि चैनल ने किया है, उन्होंने अपने हिसाब से किया होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी जी भी जिस तरह से विकास कर रहे हैं उस तरह से आज प्रदेश में हमारी 325 सीटें हैं। आने वाले समय में कम से कम 350 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। देखिए, पिछली बार उम्मीदों के सहारे चुनाव लड़ा गया और अब की बार उन उम्मीदों के पूरा होने के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसका परिणाम पहले से ज़्यादा सुखद आएगा। निश्चित रूप से एबीपी गंगा ने और सी वोटर ने मिलकर के जो एक सर्वे किया है वो तथ्यपरक है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से सही है। मैं आपका सर्वे देख रहा था और 285 से 290 सीटें आप हमको दिखा रहे हैं। आज के अगर जेड चुनाव हो जाए, 41% वोटर्स ने योगी आदित्यनाथ जी को पसंद किया है, अखिलेश यादव जी को 24% लोगों ने पसंद किया है, मायावती जी को 20% लोगों ने पसंद किया है। इसी से आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि योगी जी का लोकप्रियता जन जन में चढ़ के बोल रहा है। और अभी 41% जो पसंद किया है, अभी तो 1 साल कोरोना के कारण हम लोग कुछ कर नहीं पाए। ये अभी हम लोग का जो 1 साल है, इस 41% को हम लोग 61% में बदलेंगे। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव कराए जाए तो भाजपा अपने दम पर आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि एबीपी गंगा के सर्वे में भाजपा 284 से 294 सीट के बीच में रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी को 54 से 64 सीटें मिल सकती हैं। बसपा की स्थिति 33 से 43 सीटों के बीच की रहेगी। वहीं कांग्रेस अभी चुनाव कराए जाए तो 1 सीट से लेकर 7 सीट के बीच जीत सकती है। वहीं अन्य 10 से 16 सीटें जीत सकते हैं। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में भाजपा अपने विरोधी दलों के मुकाबले सबसे ऊपर है। सर्वे में यूपी में आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, उस आधार पर देखा जाए तो भाजपा को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 24.4%, बसपा को 20.8%, वहीं कांग्रेस को 5.9%, तो वहीं अन्य के खाते में 7.9% वोट जा सकते हैं। ये सर्वे सीएम योगी के 4 साल पूरा होने के बाद के हैं और उनके कामकाज के हैं, लेकिन वो इसे अगले साल कैसे दोहराते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है जहां उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तब जनता अपने वोट से सीएम योगी के भाग्य का फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन विपक्ष किसानों को हथियार बनाकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कोशिश में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ मथुरा में एक महापंचायत में पहुंचे, जहां दोनों ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश और जयंत के आपसी तालमेल को देखकर साफ लग रहा था कि ये जाटलैंड में साइकिल स्टैंड बनाने की तैयारी है। लेकिन जाटलैंड में साइकिल पार्क होगी, ये इस रिपोर्ट में देखिए। आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहाँ चलानी है। ये लाठी कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, किस पर चलेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो बात साफ है, एकदम क्लियर है, वो ये कि विपक्ष की हर बात महापंचायत से शुरू हो रही है और महापंचायत पर खत्म हो रही है। विपक्ष के लिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा अखाड़ा है और इसी कोशिश में शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मथुरा में एक साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे, जहां किसानों ने अखिलेश और जयंत का स्वागत लाठी भेंट करके किया। लाठी लेकर अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। और ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से आप एकजुट दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराया हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लग गया है कि अब किसान रुकने वाला नहीं है और किसान तभी रुकेगा
जब तीनों कानून इस देश से बाहर चले जाएंगे, तीनों कानून का सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने नोटबंदी से लेकर जीएसटी और कृषि कानून से लेकर मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर हर मुद्दे पर भाजपा को घेरा। किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसान की बात करने वाले दल सत्ता में नहीं होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमारे आपके जनप्रतिनिधि नहीं है। इनका एक एक फैसला उठा करके देखो। हम यहाँ बुजुर्ग जितने बैठे, जितने सभा में लोग हैं, याद कीजिए जब नोटबंदी की थी, हमने आपने सबने भरोसा कर लिया ये फैसला है जिससे भ्रष्टाचार और काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। सबने भरोसा कर लिया। बताओ आज कितने साल गुजर गए हैं, कौन सा काला धन वापस आ गया बताइए आप। और जीएसटी जो लागू की गई, जीएसटी कानून, जो जीएसटी कानून लागू हुआ था, आधी रात में जिस तरीके से देश की आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू हुई। जीएसटी लागू हो जाने के बाद बताओ कौन सा कारोबार हमारा बढ़ गया। जहां अखिलेश निशाना साध रहे थे, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे, वहीं जयंत भाईचारे का नारा दे रहे थे। मैं वो कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, यही वो मैदान है। किसी भी क्रूर शासक को कैसे जवाब दिया जाता है, इस क्षेत्र की जनता बेखूबी जानती है और बेखूबी निभा सकती है। अगर आपने किसी साधारण ग्रामीण के खिलाफ कोई अनैतिक कार्रवाई की तो ईंट से ईंट, डंडा से डंडा बजाने की हैसियत ये लोग। दोनों के आपसी तालमेल को देखकर साफ लग रहा था कि ये जाटलैंड में साइकिल स्टैंड बनाने की तैयारी है। दरअसल सपा हो या रालोद, सबको किसान आंदोलन हाथ आया मौका लग रहा है। यही वजह है कि सूबे में राजनीति का ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। महापंचायत के जरिए अपने पक्ष में माहौल तैयार किया जा रहा है, फिर चाहे अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर आम आदमी पार्टी। विपक्षी दलों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होगी, किसान किस पर भरोसा करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जोर आजमाइश का दौर है। जाटलैंड में साइकिल का स्टैंड तैयार है, अब यहाँ साइकिल पार्क हो पाती या नहीं देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात टूटे हुए उस सपने की जो हर एक गरीब ने देखा। ये सपना है एक आशियाने का, लेकिन आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भ्रष्टाचार का ऐसा सीमेंट मिलाया कि गरीबों के सपनों को तोड़ दिया और 8 करोड़ की लागत से बने 320 मकानों को खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का वक्त बदलता है। सूबे में सत्ता बदली तो बहुत कुछ बदला और अब गरीबों का वो सपना सच होने जा रहा है जो पिछले 9 साल में पूरा नहीं हुआ। सरकारी योजना का बंटाधार, जनता त्रस्त, एडीए मस्त। आवंटन से पहले खंडहर हुए 320 मकान, करोड़ों की योजना पाकती रही धूल। आवास योजना का सबसे कड़वा सच। गरीबों के साथ कैसे खिलवाड़ होता है, कैसे उसके सपनों को चकनाचूर किया जाता है, इसकी बानगी अगर देखनी है तो आगरा में देखिए, जहां मायावती सरकार में कांशीराम योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से बने 320 आवास आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों एक सिद्धांत पर चलते हैं, वो है एकात्म मानववाद। यानी
अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय। लेकिन किस तरह से प्रशासनिक कमीशन खोरी और कहा जाए लापरवाही की वजह से जिस अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, जिस गरीब व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, उस हक पर ये अधिकारी, ठेकेदार एक संयुक्त षड्यंत्र के तहत डाका डालते हैं। और कुछ ऐसा ही आगरा में निकलकर सामने आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि साल 2012 की जो पूरी योजना बनकर तैयार हुई है, किस तरीके से अभी तक साल 2021 हो चुका है और इन घरों पर अभी तक कोई कहा जाए जो इनके हकदार हैं, जो गरीब हैं, उनको अभी तक ये तमाम जो फ्लैट्स हैं वो आवंटित नहीं किए गए हैं। दरअसल ये मकान 2008 में बनना शुरू हुए और 2012 में बनकर तैयार हुए। नियम के मुताबिक उन्हें उसी वक्त उन गरीबों को दिया जाना था जिन्हें ये आवंटित हुए थे, लेकिन एडीए ने भ्रष्टाचार का ऐसा सीमेंट मिलाया कि ये मकान महज 9 साल में खंडहर में तब्दील हो गए। जब एबीपी गंगा इन 2012 में तैयार हुए मकानों का सच जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो उसे दीवारों में जगह जगह क्रैक्स नजर आए। प्लास्टर उखड़ा पड़ा था। घरों की चौखट, खिड़कियों से लेकर लोहे और लकड़ी का सामान बर्बाद हो चुका था। कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत 320 फ्लैट्स, करीब 8 करोड़ और उसके बाद कई और भी इसमें जो मदों के तहत जो विकास कार्य होने थे उसके तहत ये आवास बनाए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2021 करीब 9 साल हो चुके हैं और किस तरह से ये पूरी तरह से ये तमाम जो पूरा जो आवासीय योजना है खंडर हो चुकी है। यहाँ तक कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ गेट लगाई गई थी, चौखट लगाई गई, उनको भी जो यहाँ तमाम जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो उखाड़ कर उनको उसको भी बेच दिया है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ हो सकता है कि पूरी तरह से लोहे की यहाँ चौखट लगाई गई होगी, लेकिन ये चौखट यहाँ से उखड़ चुकी है। किस तरीके से यहाँ अभी तक बिजली का जो कनेक्शन हो जाना चाहिए था वो यहाँ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि हर किसी का वक्त बदलता है। सूबे में सत्ता बदली तो बहुत कुछ बदला। उस आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी उस वक्त बदलाव आया जब राजेंद्र पेंसिया एडीए के नए उपाध्यक्ष बनकर आए। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया और नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने जर्जर हो चुके इन आवासों को फिर से ठीक करने का जिम्मा उठाया है और 6 महीने के भीतर इन मकानों को उन गरीबों को सौंपने का लक्ष्य रखा है जिन्हें ये 9 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। 320 आवास यहाँ पर है और खंडर तो नहीं कह सकते, इससे बुरे आवास दिखाई देते हैं। तो ये आवास ऐसे है जिनको रिवाइव किया जा सकता है। यहाँ मेनली पानी की समस्या है। पानी का जो कनेक्शन यहाँ पर जो बोरवेल हुआ था वो अब सूख गया है, तो उसके लिए पानी का नया स्रोत जल निगम ने ढूंढा है। अब कार्य शीघ्रता से करते हुए पानी यहाँ पहुँच जाएगा। बिजली में बहुत समय लगेगा नहीं और उसके बाद जो भी ये आवास है इसको रिफर्बिश करते हुए प्रयास ये है कि 6 महीने के अंदर हम लोग जो भी आवंटी है उनको ब्लॉक बाय ब्लॉक हस्तांतरण करना शुरू करें, ताकि जिस मंशा से ये काशीराम आवास बने थे उसका उपयोग जो है शुरू हो सके। काशीराम आवासीय योजना है। 2009 में ये योजना आई थी। 2009 से 12 तक इसका निर्माण हुआ था, किंतु किन्हीं कारणवश आवंटन भी हो गया था। लेकिन आवंटन के उपरांत न तो वो लोग रहने आए, क्योंकि बेसिक 2 फैसिलिटियाँ उस समय नहीं थी। एक पानी नहीं थी, दूसरा बिजली नहीं थी। तो अब इतने वर्षों के बाद हम पुनः प्रयास कर रहे हैं। मैं और निखिल सर हैं और जो हमारे डीएम साहब हैं, कमिश्नर सर हैं, उनके भी निर्देश हैं कि कैसे न कैसे वो लोग अपने आवासों में रहने के लिए आ जाएं। तो अभी हमारा ये चल रहा है कि जल निगम से जो कार्य करवाना वो जल निगम से करा लें, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा बचा है वो हम करवा लें, और इसके साथ साथ हाइडल वाला कार्य हो जाए तो लोग यहाँ शिफ्टिंग शुरू कर दें। आगरा में ये क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसे वक्त हुआ जब केंद्र सरकार ने 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत देने का संकल्प किया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 9 साल बीत जाने के बाद भी क्यों किसी सरकार ने इन मकानों को गरीबों के सुपुर्द नहीं किया? क्यों इन्हें धूल फांकने के लिए छोड़ दिया? क्योंकि सिर्फ ऐलान कर देने से, मकान के नाम पर 4 दीवारी खड़ी कर देने से काम नहीं चलता। बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वक्त रहते इन मकानों में सुविधाएं दी जाती और इन्हें इनके मालिकों को दे दिया जाता तो आज ये इमारत ऐसे
बदहाल न होती। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।